तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। बस कुछ मिनट पहले झांसी से दिल्ली लौटा हूँ ऑफिस, और उम्मीद नहीं थी कि आज कहानी शायद सुना पाऊँ या जाए, लेकिन फिर सभी ने कहा कि नहीं, सुनाना ही चाहिए। गला भी ख़राब है, 2 दिन से लगातार बहुत बोल रहा हूँ टीवी पर, और लाइव की वजह से फिर मौसम, झांसी में गर्मी भी बहुत, उमस भी बहुत। आज आपको एक जो कहानी सुनाऊंगा इनकाउंटर की, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और इस कहानी के बाद कई लोगों के मेल पढ़े थे, तो मुझे लगा कि हमें शेयर करना चाहिए। एक क्राइम रिपोर्टर की ज़िंदगी होती कैसी है, कैसे वो कब क्या कर रहा है, कभी घर में हो, कुछ और काम कर रहा हो, खाना खा रहा हो, सोने जा रहा हो, और एक फ़ोन की घंटी उसे कैसे दौड़ाती है, उसकी ज़िंदगी उस वक्त कैसे बदलती है, फिर कैसे पूरा सिस्टम, ऑफिस से लेके तमाम लोग काम करते हैं, ये मैं आपको इस कहानी के बाद बताऊंगा। और इसी लेटेस्ट झांसी के इंसिडेंट से ही बताऊंगा आपको। एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ज़िले में एक मीटिंग होती है, टॉप पुलिस ऑफिशियल उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि मतलब राजधानी से कहा गया है लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और कुछ एनकाउंटर भी किया जाए, ताकि क्रिमिनल के बीच में खौफ हो, सब कुछ दहशत भी हो। तो आप देख लीजिए, सभी को टारगेट दिया गया अपने अपने ज़िले में, अपने अपने इलाके में। मीटिंग के बाद सब पुलिस वाले अपने अपने वहाँ से निकलते हैं, और इसके बाद इनमें एक इंस्पेक्टर साहब थे जो नए नए थे, और उस मीटिंग में भी शामिल थे। जब उन्होंने सुना तो उन्हें भी एक वो हुआ कि यार मैं भी इनकाउंटर करता हूँ। नए थे पुलिस में, तजुर्बा था नहीं, लेकिन जोश पूरा था। अब ये था कि कहा गया, टारगेट दिया गया, तो एक इनकाउंटर तो मेरे नाम होना चाहिए, कम से कम खाता खुले, पहला इनकाउंटर हो। अब वो इंस्पेक्टर साहब के दिमाग में वही चल रहा है कि एक ओपनिंग होनी चाहिए। कुछ उन्होंने अपने दोस्तों से बात की, कुछ सीनियर पुलिस अफसरों जो उनको गुरु मानते थे उनसे बात की। फिर कहा गया ठीक है, तब इनकाउंटर करने के लिए कोई चाहिए तो सही। अब वो थाने आते हैं, उसके बाद लिस्ट देखते हैं। उस लिस्ट में एक क्रिमिनल है जिसकी तलाश है कई केस में, वो भागा हुआ है। लेकिन इस एनकाउंटर की कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि कुकू एफएम ऐप पर भी ऐसे तमाम ऑडियो बुक्स हैं। और ख़ासतौर पर अगर हम इनकाउंटर की बात करें तो एक इनकाउंटर जो बहुत चर्चित हुआ, गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का, जिसे रॉबिन हुड भी कहा गया, सोशल मीडिया पर जो हमेशा एक्टिव रहा और जिसके इनकाउंटर को लेकर कई दिनों तक हंगामा मचता रहा। उसकी बॉडी तक नहीं ली थी लोगों ने, कई शर्तें थी, पुलिस वाले भी उस वक्त घबराए हुए थे। तो आनंद पाल सिंह के इनकाउंटर की पूरी कहानी कुकू एफएम ऐप के ऑडियो बुक में है, आप ज़रूर सुनिए आनंद पाल सिंह की पूरी कहानी। और कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक है, मतलब पूरा ख़जाना है। रीजनल भाषा में भी आप इसको सुन सकते हैं, बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रहस्य, रोमांच, हर तरह की चीज़ें। और अब तक 25 लाख लोग इसके पेड सब्सक्राइबर हैं। तो आप कार चलाते हुए स्लीप मोड में भी कुकू एफएम ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए कुकू एफएम खास ऑफर लेकर आया है। सब्सक्रिप्शन पर पूरी तरह से 50% डिस्काउंट है पहले महीने के लिए। तो 49 रुपये में आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स सुनने को मिलेंगे। बस करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप जाएं और क्राइम तक फैमिली क्राइम 50 कूपन कोड इसका इस्तेमाल करें, और 99 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन है पहले मंथ के लिए 49 रुपीज़ में हासिल करें। तो बहुत सारे लिस्ट के बाद, बैकग्राउंड सब कुछ देखने के बाद, आखिर में ये अपनी टीम के साथ वो बैठते हैं, और उसी के नाम पे फिर पर्ची निकलती है कि ये भागा हुआ भी है, और इसको मारेंगे तो ये भी होगा कि पकड़ने जा रहे थे, मुठभेड़ में मारा गया। और जिस थाने में वो पोस्टेड थे उसी गांव का वो रहने वाला था, और ये भी पता था कि वो अक्सर गांव अपने घर वालों से चोरी छुपे मिलने आता है। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है, टारगेट चुन लिया गया। अब ये वहाँ करना कैसे है, इंस्पेक्टर साहब को कोई तजुर्बा नहीं, उनकी टीम जो थाने में, उसने भी कभी कोई इनकाउंटर नहीं किया। अब उन्होंने अपने सीनियर अफसरों से बात की, कुछ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन्होंने इनकाउंटर की टीम में काम किया, उनसे पूछताछ शुरू की, उनसे सारी ट्रेनिंग ली एक तरह से, क्या क्या होता है एक इनकाउंटर में, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कैसे बाकी काम किया जाता है। तो पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं तैयार हूँ। अब ये हुआ कि चलो वो जो क्रिमिनल है, जो भागा हुआ है,
उसका इनकाउंटर करना है, लेकिन क्या जवाब देंगे और कैसे करेंगे। अब इस पर फिर से मंथन शुरू हुआ, मीटिंग हुई, बातचीत हुई, इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, जो इंस्पेक्टर साहब के बॉस थे उन तक ये बात थी, भरोसे में लिया था, तो पूछते थे क्या हुआ तुम्हारे टारगेट का, तो इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे लगा हुआ हूँ। अब पूरी मीटिंग हुई, उसके बाद ये हुआ कि चलो टारगेट तो मिल गया, अब इसका करना कैसे। अच्छा, उन्हें इस बात का भी ध्यान था कि अभी नए नए बने इंस्पेक्टर हैं, ये भी मालूम है कि इनकाउंटर में कई बार कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है और कई बार पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं, नौकरी भी चली जाती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तो पढ़ा लिखा होशियार इंस्पेक्टर, और उसे इन सारी चीज़ों के बारे में पता। तो अपनी टीम से कहा कि देखो मैं इनकाउंटर तो करना चाहता हूँ, अपना खाता खोलना चाहता हूँ, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी ऐसा लूपहोल्स हो, एक भी ऐसी कमज़ोर कड़ी हो जिसकी वजह से मैं फंसूँ या सस्पेंड हो, इंक्वायरी हो और मेरे खिलाफ जाए वो बात। तब उस पर उन्होंने काम शुरू किया, अपने एक्सपर्ट्स जो इनकाउंटर कर चुके थे उनसे कि क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब माइनर से माइनर डिटेल उन्होंने लेना शुरू किया। सब कुछ होता रहा। अब फिर ये सारी तैयारी होने के बाद अब हुआ कि इनकाउंटर किस नाम पे करेंगे। एक क्रिमिनल है जो भागा हुआ है, पुलिस के सामने आना चाहिए था, नोटिस वोटिस दिया हुआ है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहा। चलो ठीक है, लेकिन कैसे? क्या ये कहानी बताएंगे कि अचानक वो कहीं हमें मिला और हमने उसे पकड़ने की कोशिश की और वो भागने लगा और फिर गोली चलाई, हमने भी गोली चलाई? बोले ये सब का कहानी में दम नहीं लगता। इंस्पेक्टर साहब की ज़िद ये थी कि कहानी ऐसी सॉलिड हो कि लोग यकीन करें और उनके ऊपर आँच ना आए। अब इस पर भी मंथन, इन सारी चीज़ों में भी, इस ट्रेनिंग में, सोच में, प्लानिंग में टाइम निकल रहा है। लेकिन ये भी है कि ये जो बदमाश है, जो टारगेट चुन लिया गया, वो कहीं भागेगा नहीं। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल भी नहीं था वो। तब कैसे किया जाए, क्या रीज़न, क्या वजह बताई जाए कि इसलिए इनकाउंटर हुआ। तो बहुत गहन चिंतन के बाद आखिरकार एक आइडिया जिस पर सब सहमत हुए, इंस्पेक्टर साहब भी सहमत हुए, उनकी टीम भी, वो ये हुआ कि कोई इलाके में किसी की कोई बाइक लूटे और उस बाइक के लूटने की खबर पहले 100 नंबर पर जाए, फिर पुलिस के पास आए, पुलिस कंप्लेंट दर्ज करे, उसके बाद उस बाइक को तलाश करे और उसी बाइक पे जो लूटी गई उस क्रिमिनल को दिखाया जाए कि वो भाग रहा था लूट कर, और पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने जवाब में गोली चलाई, पुलिस ने भी गोली चलाई और इस तरह इनकाउंटर में वो मारा गया। ये बात जज गई। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ऐसे ही होगा। अब इंतज़ार करने लगे कि शायद कोई बाइक चोरी हो, पुलिस के पास कॉल आए 100 नंबर पे या कोई रिपोर्ट लिखाने आए। इसमें कुछ दिन निकल गए, कोई बाइक ही नहीं चोरी हो रही, ना लूटी जा रही है। अब इन्हें लग रहा है ये क्या हो गया, लोग इतने सुधर क्यों रहे हैं। अब इधर इंस्पेक्टर साहब की जो पेशेंस है, उनका जो सब्र है, वो टूटता जा रहा है कि कितना इंतज़ार करेंगे कि किसी बाइक के लूटने का। फिर उन्हें लगा कि ऐसे तो कोई लूट नहीं रही है बाइक, कोई आ भी नहीं रहा कंप्लेंट करने, तो एक काम करते हैं, चलो जब इनकाउंटर ही कर रहे हैं फेक, तो बाइक भी ऐसे ही लूट लेते हैं खुद ही। इसके बाद उन्होंने एक सिपाही को तैयार किया। उन्होंने कहा कि देख, हमारे जो थाना का क्षेत्र है उसमें कुछ इलाके हैं जहाँ पे सन्नाटा है, अंधेरा भी रहता है, तो बहुत सारे लोग गांव में और इधर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो उसने कहा एक जिस बाइक पे अकेला कोई शख्स हो, 2 लोग ना हो, उसको लूट लेना। वर्दी में होना नहीं चाहिए, तो आपको पता है पुलिस वाले वर्दी में तो लूट नहीं सकते। सिपाही भी तैयार, क्योंकि वो उस टीम का मेंबर है जिसको एनकाउंटर करना है। अब इसके बाद तलाश शुरू हुई। इसमें भी 1-2 दिन निकल गया। कोई बाइक आए तो वहाँ पे लोग हों, उसको लूट ना पाएँ। कुछ बाइक आए तो उसमें 2 क्या 3-3 लोग बैठे हुए हैं। सिपाही भी 2-3 दिन खाली हाथ। इंस्पेक्टर साहब के फिर सब्र का बांध टूटता जा रहा है। फिर उन्होंने हड़काया, आखिरकार एक दिन मौका आ गया। सिपाही ने देखा कि एक शख्स पतला दुबला सा बाइक पे जा रहा है और बड़ी रफ्तार स्लो है, और जहाँ पे है वहाँ अंधेरा है। पुलिस वाले ने अपना थोड़ा बहुत चेहरा छुपाया, सादी वर्दी में था। उसके बाद उसने इशारा दिया, बाइक रुकी। उसने उसके बाद उसको कट्टा दिखाया, बाइक से उतारा, बाइक पे बैठा और बाइक लेकर भाग गया। अब बाइक लेकर वो भाग गया। थोड़ी देर के बाद उसने इंस्पेक्टर साहब को खबर की कि काम हो गया, बाइक लुट गई। इंस्पेक्टर साहब खुश। अब थाने में कहा गया कि देखो सब इंतज़ार करो, 100 नंबर का कॉल आएगा और 100 नंबर के कॉल के बाद पुलिस को इन्फॉर्म भी किया जाएगा। अब सब फ़ोन की घंटी पे इंतज़ार कर रहे हैं, कॉल भी चल रही है, 100 नंबर पर बहुत सारे कॉल आ रहे हैं,
लेकिन उस इलाके में किसी बाइक की लूटने की कॉल नहीं आ रही। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया। आमतौर पे जब ऐसी कोई राहजनी लूट या चोरी का मामला होता है तो लोग भागे भागे या तो 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करते हैं या फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। बट यहाँ 3 4 5 पूरी रात बीत गई, एक बाइक लूटी है, और ये भी नहीं झूठ मूठ की लूटी है, खुद पुलिस वाले ने लूटा इसलिए मालूम था, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। बाइक ले जाकर एक जगह पे सुरक्षित रख भी दी गई छुपा कर। पूरी रात बीत गई, कोई कॉल नहीं। अब परेशान थाना, कौन बंदा है जिसकी बाइक लुट गई और वो खुद ही कंप्लेन भी नहीं कर रहा है। 2 से 3 दिन हो गई और 2 से 3 दिन के बाद भी न 100 नंबर पे किसी ने कॉल किया, ना पुलिस में आकर रिपोर्ट लिखाई। आसपास के थानों में भी इंस्पेक्टर साहब ने चेक करवाया, कोई 2-3 दिन पहले इतने बजे इस जगह से कोई बाइक लूटने की रिपोर्ट किसी और ने लिखा दी कि शायद वो किसी और इलाके का हो। पता चला ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा ये मसला क्या है। फिर उन्होंने कहा ज़रा गाँव में पता करो अपने मुखबिरों से कि जिसकी बाइक लूटी उसका नाम पता क्या है। मुखबिर लगाया गया तो पता चल गया कि एक शख्स है जिसकी बाइक उसी तारीख को वही टाइम जो मैच कर रहा है पुलिस का, उसकी बाइक छीन ली थी और उसने अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताया भी था। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। तो उसने कहा पता नहीं, ये तो किसी को उसने बताया नहीं। तो फिर पुलिस की एक टीम को भेजा गया उसके घर। इंस्पेक्टर साहब ने भेजा, जाओ उससे पूछो कि उसकी बाइक चोरी हुई, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा रहा। पुलिस की टीम गई, वहाँ उससे पूछा तुम्हारी बाइक लूटी है। बोला हाँ जी लूटी है, इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पर। बोला हाँ जी। तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। बोला देखिए साहब, एक तो पुलिस के केस में पढ़ूंगा नहीं, दूसरा मेरी बाइक बड़ी ही जर्जर हो गई थी, बड़ी पुरानी थी, चलते चलते बंद हो जाती थी, उसकी मरम्मत पे बड़े पैसे खर्च कर चुका था, कई लोगों को मैंने ख़रीदने के लिए कहा, कोई सही दाम भी नहीं दे रहा है, तो अच्छा हुआ भला छूटा। तो पुरानी बाइक अब कहाँ कंप्लेंट करूँ, कहाँ पुलिस वालों को फिर पैसे खिलाऊँ, पुलिस वाले भी तंग करें, ये है वो है। तो इसलिए साहब मुझे रिपोर्ट नहीं लिखानी। अब कहेंगे ये क्या मामला है। अब पुलिस वाले कहने रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। बोला नहीं साहब हम तो लिखाएंगे नहीं, मेरी चीज़ है, गई। फिर पुलिस वालों ने अपनी चाल चली। उन्होंने कहा देखो अगर उस बाइक से कोई क्राइम हो गया, किसी और को लूटा गया, किसी का कत्ल हो गया, किसी और वारदात में उस बाइक का इस्तेमाल हुआ, तो सीधे तुम फंसोगे, क्योंकि वो बाइक तुम्हारे नाम पर है और तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई नहीं। अब अगर उस बाइक पे कहीं क्राइम हुआ तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारी बाइक चोरी हो गई। तो बोला साहब हम तो आपको बता रहे हैं। बोला हाँ लेकिन कानून तो कागज़ पे मानता है, कागज़ पे तो है नहीं कहीं, तो रिपोर्ट लिखाओ, नहीं तो तुम फंसोगे, दूसरे के क्राइम में तुम्हारा नाम आएगा क्योंकि बाइक के मालिक तुम हो। अब वो बेचारा गांव का आदमी डरा हुआ सहमा हुआ, उसने कहा ये तो बात सही है। बोला ठीक है साहब आप जैसा कहें। उसके बाद आ गया रिपोर्ट लिखाने। अब इंस्पेक्टर साहब खुश कि चलो अगला पायदान भी क्लियर हो गया। अब उसने रिपोर्ट लिखाई कि साहब ऐसे से जा रहा था, एक बंदा आया, उसने ये है। तो उससे पूछा भी गया कि पहचान लोगे। बोला हाँ मैंने थोड़ा चेहरा देखा है, फिर भी मैं पहचान लूँगा। अब वो चला गया। अब इसके बाद आखिरी कड़ी थी इनकाउंटर। बाइक हाथ में है, रिपोर्ट लिखाई जा चुकी है। अब मुखबिर को लगाया गया कि भाई पता करो शिकार कहाँ है, वो क्रिमिनल जिसका इनकाउंटर करना है। पता चला था कि वो गांव आता जाता है, पुलिस ने उसको हाथ भी नहीं लगाया था। अब चूँकि तैयारी हो गई तो एक दिन मुखबिर से खबर मिली रात को, गांव में पुलिस पहुंची, उसको उठाकर थाने लाई। थाने लाने के बाद अब एक पुलिस की टीम ने कहा जाओ उस बाइक वाले को बुला कर लाओ जिसने रिपोर्ट लिखाई है। उसको बुला कर लाया गया। उसने कहा कि देखो यही था ना, तो हमने पकड़ लिया है, तुम्हारी बाइक ये रही तुम्हारी बाइक। तो बाइक देख के खुश। तो उसने कहा ये रहा वो बंदा जिसने उस दिन तुमको बाइक कट्टा दिखाकर लूटा था। उस बंदे ने ऐसे ध्यान से देखा, बोला कि नहीं साहब ये नहीं था। बोला अरे यही था, इसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा ये जब दिखा रहे हैं तो वो दूरी पर है, वो बंदा दूसरी तरफ बैठा हुआ है और उस क्रिमिनल को पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। तो पुलिस वाले बार बार उस पर कह रहे हैं कि यही है, देखो तुम्हारी एक तो बाइक मिल गई, हमने इतनी मेहनत की, हमारे लोगों ने कई किलोमीटर तक भागे, और अब तुम कह रहे हो उस वक्त अंधेरा था, तुम्हें क्या मालूम। बोला नहीं साहब मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं चेहरे की कुछ खास चीज़ देखी हुई है, ये नहीं था। इतने में एक पुलिस वाला गुजरा थाने में से। उस आदमी ने उसको ऐसे ध्यान से देखा, फिर बोला सर जिसने मेरी बाइक लूटी थी बिल्कुल ऐसा था वो। अब इत्तेफाक से वो वही सिपाही था जो उस रात भेस बदल के उसने बाइक लूटी थी। अब उस सिपाही की हवा खराब कि यार बाइक तो मैंने लूटी थी और ये मुझे पहचान भी गया, और वो जिसको कह रहे हैं कि ये लूटी है उसको वो साफ मना कर रहा है। आखिरी तक पुलिस वाले कहते रहे कि तुम मान लो, वो नहीं माना और घर चला गया। अब उसी रात उस शख्स का इनकाउंटर करना था। दिखाना यह था कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद मौके पर उसको ले जाके कहाँ से लूटी बाकी तफ्तीश के लिए लेकर जाएंगे और फिर देखेंगे कि वो पुलिस दिखाएंगे कि पुलिस हिरासत से भाग रहा है
और उसे गोली मार देंगे, उसका एनकाउंटर हो गया। और गवाह हमारे पास है, जिसकी बाइक लूटी गई, जेन्युइन आदमी है वो, और बाइक लूटने की कंप्लेंट भी है। तो बाइक जो लूटी है वो जेन्युइन है उस आदमी की, हालांकि उसके पीछे की कहानी बेशक फर्जी हो। लेकिन अब वो बंदा उसको पहचान नहीं रहा, उल्टे जिस पुलिस वाले ने लूटा कह रहा है कि उसके बिल्कुल सर इसके जैसे उसकी शक्ल थी। अब वो वहाँ से चला गया, आखिरी तक माना नहीं, अपनी बाइक उठाई, खाना पूर्ति की और चला गया। अब इंस्पेक्टर साहब चूँकि बड़े संभल कर सारी चीज़ कर रहे थे, उन्होंने कहा आप क्या करें, कल को उसका एनकाउंटर कर देते हैं और उसका खबरें छपेंगी, और कहीं ये पता चले कि जिस आदमी की बाइक लूटी थी वही कह दे कि साहब ये तो था ही नहीं, और कहीं ये भी कह दे कि ये नहीं था बल्कि थाने में एक सिपाही को देखा था, बिल्कुल शक्ल उसकी थी, और इसके बाद कहीं जो पूरी प्लानिंग वाली कहानी है वो कोई थाने का ही बंदा लीक ना कर दे। इंस्पेक्टर साहब को लगा कि एक खाता खोलने के चक्कर में एनकाउंटर के अपनी नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आइडिया छोड़ दो, बोहनी रहने दो, फिर कभी करेंगे, अभी तो खैर इतने लफड़े में पड़कर ये एनकाउंटर नहीं करेंगे। और उसके बाद उस जिस क्रिमिनल को पकड़ा था उसके चूँकि कुछ मामलों में वांटेड था केस बनाया, उसको अदालत में पेश किया, फिर वो जेल चला गया, और इस तरह से उसकी जान बच गई, और इस तरीके से एक एनकाउंटर होते होते बच गया। ये सच्ची कहानी है। मैं नाम, जगह, पता, इलाका नहीं बताऊंगा, उसकी वजह है कुछ मजबूरियां, कुछ वादे, कुछ ज़ुबान जो दी है, क्योंकि कई बार हम लोग, हमारा और पुलिस वालों का जो साथ ऐसे ही होता है, भरोसे पे भी चलता है। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं कभी कहानी में ज़रूर इसको सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा एक शर्त है, आप इलाका भी नहीं बताओगे, आप स्टेट भी नहीं बताओगे, आप नाम भी नहीं बताओगे। तो मैंने कहा वादा। मुझे अचानक ये जो 2 दिन से झांसी में एनकाउंटर की कहानी चल रही थी, ये कहानी याद आई, और ये मैं भूल चुका था लगभग, लेकिन या तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ थी, थकान थी, रात को होटल में नींद भी नहीं आ रही थी, 2 बजे तो पहुँचा ही था, तो ये कहानी याद आई। तो मुझे लगा कि ये कहानी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। तो कहानी बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सच्ची है, लेकिन कहाँ की है, किसकी है, ये राज ही रहने दीजिए। तो ये तो हो गई वो कहानी। अब कई लोगों ने पूछा है कि आप लोग कैसे भागते हैं, कैसे क्या करते हैं। मैं खुद बताना चाहता हूँ एक क्राइम रिपोर्टर की ज़िंदगी क्या होती है। एक इंसिडेंट से आप हर इंसिडेंट को समझ जाएंगे। मतलब इतने बरसों में जो भी मैंने किया, तो हर लगभग सबकी कहानी एक जैसी होती है। तो कोई एक कहानी सुनाऊंगा, आप सारी कहानी को समझ जाएंगे, अच्छा उसमें भी ऐसे ही हुआ होगा। 2 दिन पुरानी बात है, ये 13 अप्रैल को जब एनकाउंटर हुआ, आज 15 है, हाँ 13 अप्रैल को एनकाउंटर हुआ। दोपहर का वक्त था, मुझे 1-2 लोगों से मिलना था, मैं मिल रहा था। शाम को उसी दिन इत्तेफाक से मुझे इफ्तार और डिनर में भी जाना था, और बड़े मतलब हर दूसरे दिन फ़ोन आ रहा था, बल्कि हर दिन, और मैंने वादा किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो उसकी भी तैयारी थी कि आज फटाफट सारा काम ख़त्म करूँगा, वारदात भी जल्दी सब कुछ निपटाऊँगा, कहानी भी निपटा दूँगा जल्दी, उसके बाद मैं जाऊँगा। कुछ पुराने लोग भी मिलने वाले थे, तो ये सारी चीज़ें थी, कुछ लोगों से मिल रहा था। अचानक 12:57 पर दोपहर के 13 अप्रैल को एक फ़ोन आया। फ़ोन पे सिर्फ 2 लाइन, वो ये था कि हो गया एनकाउंटर, और ये कहकर फ़ोन काट दिया। अमूमन जो सोर्सेज होते हैं ज़्यादा लंबी बात करते नहीं हैं। अब जब फ़ोन काटा तो मैं एकदम सन इसलिए कि मुझे ये था कि वहाँ से अहमदाबाद से प्रयागराज तक तो गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक पहुँची, और अब तो अतीक अहमद एकदम पुलिस की कस्टडी में है, और बाकायदा उसको अदालत में पेश किया जाना है उसी दिन 13 को, और वहाँ से उसकी पुलिस कस्टडी मांगी जानी है। तो क्या जैसे विकास दुबे को कोर्ट में पेश करने के लिए इंदौर से कानपुर लाया जा रहा था, तो अदालत जाते जाते ही हो गया। लेकिन फिर मेरे मन में ये भी आया कि जो विकास दुबे था वो थोड़ा फिट था, फुर्तीला था, तो पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश भी कर सकता है। मुझे याद आया कि अतीक अहमद तो अगर 4 कदम चलेगा तो शायद 1 मिनट लेगा, इतना भारी भरकम, और फिर कोर्ट ले जाते हुए ऐसे कैसे कर सकती है, यूपी पुलिस ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। मैं ये अभी सोच ही रहा था कि तब तक दूसरा फ़ोन आया, बोला कि सर झांसी जा रहे हैं क्या? तो मैंने कहा झांसी में क्या हो गया अब? अच्छा उधर प्रयागराज के मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ एनकाउंटर हो गया अतीक अहमद का पहले कॉल पे। उधर झांसी जा रहे हैं क्या? तो मैंने कहा झांसी में क्या हुआ? बोला अरे एनकाउंटर हो गया। तो मैंने कहा अतीक अहमद को झांसी कब पहुँचाया?
बोला क्या? उसको भी कुछ समझ में नहीं आया। बोले अरे असद का एनकाउंटर हो गया। अब जैसे उसने बोला मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1 मिनट में क्या सोच रहा हूँ और ये क्या बता रहा है। अब दोबारा मैंने कहा कि उसका है मतलब, क्योंकि गिरफ्तारी की कोई खबर तो आई नहीं थी। मैंने कहा फ़ोन रखो, फ़ोन रखा। फिर मैंने अपने एक और सोर्स को फ़ोन किया ऑफिशियली एकदम। मैंने कहा ये झांसी से जो खबर आ रही सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है और आप भागिए। तो मैंने कहा कैसे हुआ? उसने कहा ज़्यादा डिटेल नहीं, बस पहली बार बताया कि एक असद है, उसके साथ एक गुलाम नाम का था, ये दोनों शूट आउट में शामिल थे, झांसी में इनका लोकेशन मिला था। और अभी अभी लगभग मतलब 10 से 15 मिनट पहले की बात है इनकाउंटर हुआ, इसलिए मेरे पास भी पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन झांसी से करीब 30 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा 30 किलोमीटर क्या दिल्ली की तरफ या कानपुर की तरफ? उन्होंने कहा कानपुर की तरफ। अब ये फ़ोन रखा, अब बॉस का फ़ोन, कहाँ हो? मैंने कहा सर बस कुछ काम था, ऑफिस की तरफ आ रहा हूँ। बोला ऑफिस की तरफ मत आओ, तुम सीधे झांसी निकलो। अब मैंने कहा झांसी? अच्छा मैं अपनी चूँकि गाड़ी लेकर गया था, अब मैं गाड़ी को लेकर ड्राइव करके तो झांसी अपने आप तो नहीं जा सकता हूँ, लंबा सफ़र है। फिर तूने कहा नहीं नहीं, बाई रोड जाओगे तो तुमको करीब 8 से 9 घंटा लगेगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा, प्राइम टाइम से पहले पहुँचना है। और फ्लाइट, चूँकि एयरपोर्ट है नहीं झांसी में, नियरेस्ट एयरपोर्ट है ग्वालियर, और ग्वालियर झांसी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 130 उधर। एयरपोर्ट जाने का मतलब ये है कि 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पे आपको पहुंचना होता है। 1 घंटा यहाँ से एयरपोर्ट जाने में लगता है, 2 घंटे। आप मान लीजिए 40 मिनट का या आधे घंटे का फ्लाई होगा, फिर 1 घंटा वहाँ से, तो 3-4-5 घंटे तो ऐसे हो गए। फिर वहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी तय करना, बात वही हो जाएगी। तो रोड भी कैंसिल, क्योंकि टाइम लगेगा, कम से कम 9-10 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। फ्लाइट का कोई मतलब नहीं बना। ये हुआ कि ट्रेन है। तभी बॉस ने कहा, सुप्रिया जी हमारे बॉस, उन्होंने कहा कि एक वंदे भारत चली है अभी, बहुत अच्छी ट्रेन है, और 2:40 पे हज़रत निज़ामुद्दीन से चलती है और शाम को 6-7 बजे पहुंचा देती है। जैसे ही उन्होंने कहा तो फिर मैंने, हमारे एक दोस्त हैं रेलवे में मनोज, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा कि मुझे अर्जेंट झांसी पहुंचना है और क्या अभी इस वक्त कोई ट्रेन है? और कोई 2:40 पे ट्रेन है? उन्होंने कहा हाँ 2:40 पे वंदे भारत जाती है। मैंने कहा फटाफट आप 2 टिकट बुक कर दीजिए, एक मेरा और एक विनाश शिकारपुरी का। उन्होंने कहा 5 मिनट में मिल जाएगा। अब इधर ये हो रहा है, उधर वाइफ को मैंने कहा बैग पैक कर दो। अब इधर शिकारपुरी को फ़ोन किया, शिकारपुरी दफ्तर में उस दिन सवेरे से थे अपनी गाड़ी लेकर, ये चिराग गोटी का कुछ शूट कर रहे थे। फ़ोन किया, चिराग गोटी लाइव पे थे, इन्होंने किसी और को पकड़ाया, वहाँ से भागे। अब इनकी दिक्कत ये थी कि तो सोच कर आए थे कि यहीं है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो ना कोई बैग, ना कपड़े, ना बाकी चीज़ें। तो मैंने कहा कि तुम फ़ौरन लो, लाइव करने के लिए जो तमाम चीज़ें होती हैं, कैमरा वैमरा, और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे 2:40 की ट्रेन है, तो हमें किसी भी कीमत पे 2:35 तक पहुंचना ही पहुंचना है, और यहाँ टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है। तो एक साथ इधर अभी ऑफिस में सारे कैमरे इक्विपमेंट जमा कर रहा है, उधर मैं वहाँ से भाग रहा हूँ। मनोज जो हमारे दोस्त हैं रेलवे के, उनसे टिकट पे कांटेक्ट संपर्क में हूँ। उधर वाइफ से कह रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें रख दो। उधर इन सबसे ज़रूरी काम कि उस एनकाउंटर की सच्चाई क्या है, जितने भी सोर्स हैं उनको फ़ोन कर रहे हैं, कुछ के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ क्राइम रिपोर्टर के फ़ोन आ रहे हैं। तो मतलब हालात ये है कि आप एक फ़ोन रखो, आप दूसरा उठाओ, उधर उनसे बात करो, उधर से इन्फॉर्मेशन लो, उधर फिर वाइफ भी कि खाने का कुछ रखना है, ये है वो है, इधर शिकारपुरी की ये सामान भी लेना है कि नहीं, उधर बॉस की यहाँ पहुँच के ये करना है। तो कुल मिलाकर एकदम एक अजीब सी सिचुएशन है, और इन सारी सिचुएशन के बीच से लगभग 1 घंटा ऐसे गुजरता है, और उसके बाद आंधी तूफान की तरह भागते हैं। शिकारपुरी ऑफिस की गाड़ी में सारे सामान रखकर मेरे पास आता है, मैं उसके साथ बैठता हूँ। लेकिन आने से पहले ये मुझे फिर इस फ़ोन पे जब बात हो रही तो कह रहा है मेरे पास बैग में कपड़े तो है नहीं, तो यार 2-3 टी-शर्ट मेरे लिए भी रख लेना। तो फिर इनके लिए मैं अपने कपड़े रखता हूँ, और फिर वो कपड़ों को सबको लेकर साथ में बैठता हूँ। उसके बाद निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन हम पहुँचते हैं एकदम बिल्कुल ऐन वक्त पर। वहाँ पहुँचते हैं तो बड़े अच्छे स्टाफ लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोग कहानियाँ सुनते हैं। तो एक जो कोच अटेंडेंट थे, उन्होंने जब देखा तो उनकी लाइनें बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा आप तो कल भी सफ़र कर रहे थे। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो वंदे भारत में पहली बार बैठ रहा हूँ। तो बोले कल मैंने आपको नहीं देखा। मैं समझ गया। मैंने कहा नहीं, आपने मुझे ट्रेन में नहीं देखा, आपने मुझे टीवी पे देखा है, मेरा नाम शम्स ताहिर खान है। तो जैसे ही वो एकदम, वही मैं सोच रहा हूँ आपको कहाँ देखा, फिर वो बड़े खुश, कहाँ? तो मैंने कहा झांसी, उनको एनकाउंटर की खबर पता थी।
मैंने पूछा कितने बजे पहुँचेगी? उन्होंने कहा 7:04 पे पहुँच जाती है। तो मैंने कहा थोड़ी जल्दी पहुँचा दीजिएगा। बोले आपके लिए मैं जल्दी पहुँचा दूँगा, मजाक में कहा उन्होंने। लेकिन 6:50 पे वाकई झांसी पहुँचा दिया था और 6:50 पे हम उतरे। इस बीच में अब ट्रेन से ही ऑफिस से फ़ोन, असाइनमेंट से फ़ोन कि अपडेट क्या है, ये क्या है। फिर शिकारपुरी लाइव व्यू हमारे साथ थी जिससे हम कहीं भी बैठकर लाइव कर सकते हैं। अच्छा, वो वंदे भारत की सीटिंग भी बड़ी अच्छी थी कि हम दो सामने, दो हमारे तरफ आमने सामने फेस। इन्होंने अपना तामझाम खोला और ट्रेन से इन्होंने कहा कि चलिए लाइव करते हैं। वो लाइव भी फिर ट्रेन से ही मैंने सारी कहानी जितने भी सोर्सेज से मिल रहे हैं, जानकारी मिल रही है, फिर वो लाइव हूँ। कुल 3 घंटा 50 मिनट या करीब 4 घंटे का सफ़र था। और इस सफ़र के बाद इसी दौरान हमारे कोऑर्डिनेशन ने वहाँ पे पहले से ही वो क्या रखा था कि 2 गाड़ियाँ चाहिए, क्योंकि हमारे साथ एक और मौसमी सिंह, एक हमारी बड़ी होनहार रिपोर्टर, और साथ में संजय, एक और कैमरामैन। तो मौसमी और संजय थे, मैं और शिकारपुरी थे, तो हम 4 लोग थे। तो ट्रेन में अच्छा खाते पीते वो सब कुछ देते हैं वंदे भारत में। वहाँ उतरे और 7 बजे हम स्टेशन से बाहर निकले। पहले से हमें पता था लोकेशन, और वो जहाँ के हमारे लोकल रिपोर्टर हैं अमित, उनके साथ टच में था। फिर ठीक 30 मिनट के बाद लगभग 7:35-40 पर हम उस जगह पे हाईवे तक पहुंच गए। अब हाईवे पर जाकर हमारे कम से कम 20 मिनट बर्बाद हुए, इसलिए कि वो हाईवे पे एकदम अंधेरा और उस हाईवे के साइड में कट है जो एक पगडंडी जा रही है, और वहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको दिखाई दे। और जो हमारे लोकल भी आकर फिर रास्ते में बैठ गए थे, हमने मेडिकल जहाँ पे बॉडी रखी हुई थी वहाँ से अमित को बैठाया अपने साथ, लेकिन वो सुबह वहीं थे। रात को वो भटक गए कि ये वाला कट है, ये वाला कट है। एक हम पूरे अंदर तक चले गए बड़ी मुश्किल से अंधेरे में, पता चला कि वो वाला नहीं, इसके बाद वाला है। अब फिर मुझे लगा कि नहीं, अगले बार मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँगा। इत्तेफाक से 2 मोटरसाइकिल पे 5-6 लड़के थे उसी इलाके के। उनमें से एक पहचान गया, उसने कहा मैं आपकी कहानियाँ सुनता हूँ। तो मैंने उसने पूछने से पहले ही कह दिया आप भी वहीं पर जाना है? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए बाइक पे। तो हमें फिर अपने बाइक के पीछे पीछे जब उसने कहा तो मुझे लगा अब श्योर पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ पहुँचा। तो मैं वहाँ पहुँचा तब 8:04 हो रहे थे। यहाँ ऑफिस से लगातार फ़ोन आ रहा था कि लाइव लाइव लाइव, और तब तक विनोद शिकारपुरी ने अगले 2 मिनट में तैयार कर लिया। फिर 8 बजे से लेकर रात करीब 11:30 तक वहीं था। सन्नाटा था, कुछ नहीं था। 2-4 मीडिया की और गाड़ियाँ आई थी बस, लेकिन और कोई नहीं। लोकल भी चले गए थे क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं सड़क के अंदर। फिर वहाँ से निकलने के बाद मेडिकल कॉलेज गया, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, जहाँ डेड बॉडी रखी हुई थी मोर्चरी में। फिर वहाँ बाकी अपने दिल्ली के तमाम रिपोर्टर हैं वो तब तक पहुँचने शुरू हो गए थे। उधर प्रयागराज में ओझा था, अरविंद ओझा, वो भी पहुँच चुका था। हमारी एक और टीम, फिर अमित भारद्वाज, वो भी, अजय उनके साथ कैमरामैन, वो भी पहुँच चुका। तो एक गुप्ता जी ओझा के साथ थे कैमरामैन, वो भी पहुँचे। अब सारे रात को सारी इन्फॉर्मेशन, लोकल पुलिस से बातचीत, उधर यूपी एसटीएफ से बातचीत, अपने अपने सोर्सेज से बातचीत, फिर जो कोऑर्डिनेशन है हमारे वहाँ पे, फिर दिनेश वही हमारे सारे चीज़ों का ख्याल रखते हैं। फिर उनका पहले से ही मालूम था ये पूरी टीम है, तो झांसी में एक होटल का उन्होंने पहले से बुक कर रखे थे अलग अलग लोगों के लिए सारे। तो लगभग एक फ्लोर पे आज तक की ही टीम थी। और रात, लेकिन ये है कि अगले दिन की प्लानिंग करनी थी। तो करीब करीब वहाँ जाने के बाद भी फिर आपको फैमिली से भी बात करनी है, उन्हें भी टेंशन रहती है। तो ये सब करके फिर करीब करीब हम लोगों ने 1 बजे के आसपास खाना खाया, फिर कुछ काम किया, कुछ स्क्रिप्ट लिखी। अच्छा, मुझे वहीं से उस दिन कहानी भी सुनानी थी, फिर वारदात भी करना था, और सोते सोते करीब 2:30 बज गए। और सुबह ये था कि 6 बजे हमें निकलना है। 7 बजे एक चौपाल रिकॉर्ड करनी थी, 8 बजे से लाइव था, एंकरिंग करनी थी। अब 2:30 बजे लेटे और थकान इतनी थी और दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि नींद ही नहीं आए। तो मुश्किल से 1.5 घंटा शायद सोया। 5 बजे अलार्म लग चुका था, उससे पहले ही आँख खुली हुई थी। पहले शिकारपुरी हमेशा जाकर नहा धोकर तैयार होते हैं, वो तैयार हुए। फिर मैं हुआ। हमने होटल में ही जो बुफ़े होता है ब्रेकफास्ट, वो अमूमन 6-7 बजे के बाद शुरू होता है। रात को ही बोल दिया था, वो जो जिस होटल में रुके थे वहाँ के स्टाफ भी अच्छे थे और उनमें से कई लोग जानते थे। तो बेचारों ने सुबह 5 बजे ही ब्रेड बटर जैम और चाय भिजवा दिया, और बस उसी के सहारे पूरी दिन। तो रोज़ा भी गया, और फिर करीब 6:45 बजे से लगातार वहाँ पे लाइव, फिर उसके बाद वापस एनकाउंटर के जगह पर,
फिर वापस उस पुलिस स्टेशन में जहाँ एफआईआर दर्ज हुई, फिर एक जगह और जहाँ पर पहली बार गुड्डू मुस्लिम के रुकने की बात हुई थी, तो इधर से उधर, उधर से इधर, फिर बीच में लाइव, फिर बाकी इधर, फिर जितनी भी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन वहाँ के लोकल पुलिस से मिलना, इन्फॉर्मेशन निकालना, तो ये सब कुछ करते कराते और फिर उस रात भी, मतलब कल की रात, दूसरी रात, करीब करीब 11:30 बजा। 11:30 के बाद फिर बाकी लोगों से मिला, कुछ सोर्सेस से बात करते कराते, फिर होटल पहुँचे, धूल मिट्टी में सराबोर थे। उसके बाद दोनों नहाए, फिर करीब करीब वही 1:30 बजे के आसपास, 1:30 भी नहीं बल्कि 2:30 बजे, कल भी 2:30 बजे फिर सोए। आज सुबह थोड़ा आराम से उठे करीब 7:30 बजे, और फिर कुछ इधर उधर कुछ काम वहाँ पे कुछ और इसी खबर के सिलसिले में, और देन 11 बजे के बाद झांसी। एक तो वंदे भारत से सोचा था लौटूंगा, वो मिली नहीं है। सैटरडे को वंदे मातरम चलती नहीं है, पता चला। अब गए तो ट्रेन से थे, गाड़ी तो लेकर गए नहीं थे, तो फिर वहीं से लोकल गाड़ी दिनेश साहब ने बुक कराई और हम लोग वहीं उसी गाड़ी से फिर दिल्ली पहुँचे। फिर दिल्ली आकर आप लोगों को कहानी भी सुनानी थी। हालांकि आवाज़ बैठी हुई है इतना, और गला ख़राब है शायद, थकान बहुत ज़्यादा अलग से भी है, लेकिन जो ड्यूटी है वो ड्यूटी है। तो मैंने कहा कि आज आपको, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया था कि कैसे आप क्या करते हैं, तो किस्तों में इसी तरह से सुनाता रहूँ। हाँ, एक ज़रूरी बात ये भी कि वहाँ पे बहुत सारे क्राइम तक फैमिली के मेंबर मिले। वो सब टीवी पे लाइव देख रहे थे या फिर क्राइम तक पर देख रहे थे। तो एक तो शख्स 60 किलोमीटर दूर से आए, और जब वो हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि मैं इनकाउंटर के साइट पर हूँ, वो वहाँ से 30 किलोमीटर है। वो बेचारे वहाँ से 30 किलोमीटर पीछे भागे। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि मैं तो निकल गया हूँ। वो वापस हॉस्पिटल आए, और खैर आखिर में मुलाकात हुई। मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि मेरी वजह से वो करीब 100 किलोमीटर तक भागते रहे, लेकिन अच्छा लगा, और बड़े सज्जन इंसान। बहुत सारे बच्चे मिले, मास कॉम के, जर्नलिज्म के भी, और तमाम लोग जो कहानियाँ सुनते हैं, और हर एक ने यही कहा हम क्राइम तक फैमिली हैं। तो आजकल जान पहचान ऐसी होती है, कोई ये नहीं बताता कि मैं क्या और आपका ये हूँ, सीधे सर क्राइम तक फैमिली मेम्बर हूँ। तो वो एक अपनापन सा भी लगता है, तो बहुत खुशी हुई। ऐसे कम से कम मुझे लगता है कि 150-200 से ज़्यादा लोगों से मिला होगा जो क्राइम तक फैमिली मेम्बर झांसी में मिले मुझे। वो सब टीवी और उस पर देख कर पहुँच गए, तो उन्हें पता था लोकेशन क्या है मेरा। तो अच्छा भी हुआ, अब सब कूल है। 3 दिन से मैंने IPL भी फॉलो नहीं किया, पता ही नहीं, मतलब वक्त ही नहीं मिला। तो अब लौट आया हूँ। कल संडे है, कल उम्मीद यही है कि छुट्टी है, बाकी का पता नहीं। तो मंडे अब आपसे मुलाकात होगी, और कुछ नोट भी नहीं किया मैं, क्योंकि वक्त कम है, बर्थडे विशेष, तो 2-3 दिन से उसके लिए माफ़ी। मंडे से पक्का वादा है, पुराने तरीके से ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपको बता दूं कि क्राइम तक फैमिली के लिए कुकू FM ऐप ख़ास डिस्काउंट लाया है। 50% का डिस्काउंट है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम कोड है crime50। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं, और 99 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाइए। तो आज कहानी में इतना ही। अब मिलेंगे हम मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।